तभी जाके आपका पैसा बनेगा मार्केट से। और उसको आप एज ए बिजनेस बोल सकते हो। अभी देखो मैं 4% का ही टारगेट रखता हूँ, लेकिन मेरे में स्किल है तो मैं 4 के 10 के 15 भी बना सकता हूँ, 20 भी बना सकता हूँ। लेकिन मार्केट में अगर आप 4% भी अगर रखते हो टारगेट या 3% भी रखते हो तो भी आपका साल का मोर देन 40% रिटर्न जनरेट होता है 3% से भी। वो एक बिजनेस ही हो गया ना। अगर आप 10 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो आपको साल का 40% मिलेगा तो 4 लाख रुपीस हो गया। कौन सा बिजनेस आपको 10 लाख के कैपिटल पे 4 लाख रिटर्न जनरेट करके देता है? लेकिन यहाँ पे लोगों को सिर्फ यहाँ पे विद इन 1 मंथ में 50% रिटर्न चाहिए, 100% रिटर्न चाहिए। और लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, आपका मिल जाएगा 100% भी मिलेगा, 200% भी मिलेगा, लेकिन आदत लग जाएगी ना। एवरी डे तो ट्रेंडिंग में नहीं आता है ना, कभी उनका पैसा धीरे धीरे चला जाएगा। अगर वो भी डिसिप्लिन में बैठ के करेगा, ऑप्शन बायर डिसिप्लिन में पूरा पैसा डाल के नहीं, तो वो भी पैसा सेम ऐसा बना सकता है। लेकिन उसको सेलर से ज्यादा ऑप्शन बायर की स्किल रहती है, सेलर से ज्यादा, क्योंकि उसको डायरेक्शन कैच करना है राइट टाइम पे और एग्जिट लेना है वो भी राइट टाइम पे। वो ओनली स्किल बंदा कर सकता है, स्किल ट्रेडर ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो मितेश भाई, what is your stock selection process? How do you select a stock and trade on it? स्टॉक सिलेक्शन देखो, आज ही मेरे मतलब दो लोग जो मेरे नॉन पर्सन है उन लोगों ने थ्रेड बनाया ट्विटर पे कि मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ। अभी देखो स्टॉक सिलेक्शन में मैं मोस्टली एफ स्टॉक प्ले करता हूँ, उसमें 150 से लेकर 200 स्टॉक है एवरेज। ओके, रोज तो ऐसा नहीं रहेगा ना कि रोज सभी स्टॉक 5% मूव कर दे और सभी स्टॉक 5% नीचे जा दे, ऐसा तो नहीं रहता उसमें। हार्डली 5 से लेकर 7 स्टॉक मूव करते हैं और 5 से लेकर 7 स्टॉक नीचे की तरफ रहते हैं। तो हमको सिर्फ वही स्टॉक में ट्रेड करना है और किसी में भी ट्रेड नहीं करना है। जो स्टॉक मूव करते हैं, मतलब आपके पास F&O का लिस्ट है तो उसमें देख लो कि कौन से मूव कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। अब जिस पे मूव कर रहे हैं उसमें आप अपना सेटअप के हिसाब से ट्रेड लो। उसमें अगर आप रेंज ब्रेकआउट देखते हो, अगर दिन में अगर बॉक्स बन रहा है फिर बाद में नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पे ब्रेक देता है वो साइड पे ट्रेड कर लो। रिसेंट एग्जांपल मैं कल का बोलूंगा तो सन फार्मा का ट्रेड देख लोगे, पूरा दिन एक ही रेंज में घुमा, फिर अप साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया उसने, बहुत चलता ही गया वॉल्यूम के साथ। सेम ऐसा केस परसों हिंदाल्को में था, थर्सडे को टाटा स्टील में था, क्योंकि वो मोमेंटम वाले स्टॉक थे। बाकी के स्टॉक देखोगे ना तो हार्डली दिन में 1% भी मूव नहीं करते, वो उधर के उधर ही रहते हैं। अगर डेली सभी स्टॉक 5% ऊपर नीचे रहेगा तो अपना निफ्टी भी ऐसे ही मूव करेगा 5%, वो पॉसिबल ही नहीं है इंडेक्स में। तो जो दिन में जो स्टॉक आपको ट्रेंडिंग मूव देते हैं ना उसमें ट्रेड करो, क्योंकि ऑपरेटर मोस्टली उसमें एक्टिव रहते हैं। अगर सभी स्टॉक में ऑपरेटर एक्टिव रहेंगे तो निफ्टी भी ऐसे ही हिलेगा अपना, रोज 2-3% डेली का मूवमेंट हो जाएगा। Very true. So your style is mostly trending stocks and stock. Where there is a moment. Yes, where there is a moment. Yeah. Mostly moment देखो, फर्स्ट आवर में मोमेंट आ जाता है मोस्टली। ओके, हाँ, वो मोमेंट कैच करने के लिए आपको प्री स्टडी करना पड़ेगा। प्री स्टडी में अगर आपको सिर्फ लेवल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि इफ फ्रॉम पर्टिकुलर रेंज इफ इट इज गोइंग अप देन आई हैव टू बाय, इफ इट इज ब्रेकिंग दिस रेंज देन आई हैव टू गो फॉर सेल। आपको ये सब लेवल वॉच करने पड़ेंगे और आपको सिर्फ 7 मिनट मिलता है जब मार्केट का नया दिन अपना चालू होता है। 9-7 को आपको प्री ओपन के रेट ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। अगर प्री ओपन में भी आप सभी F&O स्टॉक के ओपनिंग कहाँ पे वो देख लोगे, कौन सा स्टॉक बड़ी मूवमेंट ओपनिंग में दिखा रहा है, आप उसको वॉच लिस्ट में डाल दो और उसके हिसाब से इसकी रेंज देख लो कि ये कौन सी रेंज में अगर इसके ऊपर रहता है मुझे बाय करना है या सेल करना है। वो आपको लास्ट 10 दिन के मूव देख लो, आप अपने स्टॉक के क्या हुआ है। जो भी स्टॉक बड़ा मूव दिखा रहा है प्री ओपनिंग में, लास्ट 10 दिन के उसके डेटा दिख लो कि ये कौन सी रेंज में चल रहा है। अगर इसकी रेंज के आज ऊपर नीचे होता है तो वहां पे आप ट्रेड ले लो अपने हिसाब से। ग्रेट। उसमें से अगर आप देखो ये जो हाई मूवमेंट वाले स्टॉक रहते हैं ना, उसमें 10 में से अगर आप 7 में भी फेल हो गए छोटा छोटा स्टॉप लॉस में, तो 3 आपको बड़े पैसे देके जाएंगे, क्योंकि उसमें ट्रेंडिंग मूव रहता है फुल। नितेश भाई,
अभी आपने ये बताया कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आप ट्रेड कर रहे हैं, आप ब्रेकआउट में आपको ट्रेड आ गया, ये तो फ्यूचर ले सकता है, नहीं तो हम लोग ऑप्शन में लेना है कोई पोजीशन, लाइक अभी टाटा स्टील में ब्रेकआउट आ गया कई दिन पहले, तो मैं पुट ऑप्शन सेल कर सकता हूँ क्या? और सेल करने के बाद मे बी डॉक्टर रेड्डी जैसा हो सकता है मेरा सिचुएशन, मैं तो छोटा ट्रेडर हूँ, तो मैं उसको कैसा प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? अगर देखो जो बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा है वो फुल कैपिटल एक ही स्टॉक में नहीं लगाता। जिसके पास समझ लो कि 25 लाख कैपिटल है, उसने समझ लो कि टाटा स्टील का 1400 का या फिर वो ब्रेकआउट आया था 1300 के ऊपर अभी रिसेंट में, तो उसने 1300 का पुट सेल कर दिया है, तो बड़ा कैपिटल पूरा 25 लाख उसमें नहीं डाल देगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हेज नहीं करेगा तो भी चल जाएगा। क्योंकि अगर वो 1 या 2 लॉट सेल करेगा, अगर टाटा स्टील दूसरे दिन 10% भी गिर गया तो उसका ज्यादा लॉस नहीं होगा। 1 लॉट से सेल करेगा, अगर पूरा 25 का 25 वो लगा देगा तो उसको हेज करना पड़ेगा। क्योंकि वो मान लो कि गैप डाउन हो गया 10%, तो एटलीस्ट 1300 का पुट सेल कर रहा है तो 1250 का पुट बाय कर लो, आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा उसमें, अगर फुल कैपिटल उसमें लगा रहे हो तो। अगर नहीं लगा रहे हो 1 लॉट सेल करोगे, बाकी का पैसा आप दूसरे स्टॉक में डालोगे तो वो इक्विवेलेंट टू पोर्टफोलियो हो जाएगा, दूसरे स्टॉक आपको बचा लेंगे, ये लॉस नहीं देगा। वो बड़े ट्रेडर के लिए, अगर छोटे ट्रेडर्स के लिए करना ही है, उसके पास 1 लाख कैपिटल है, 2 लाख है, तो मैं तो बोलता हूँ हेज के साथ जाओ। फिर अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो नीचे का बाय कर लो, क्योंकि आपके पास मैनेज करने के लिए पैसा नहीं है, तो आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा वो केस में। राइट, तो हम लोग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, नहीं तो हेज भी कर सकते हैं। राइट, गैप अप गैप डाउन में स्टॉप लॉस काम ही नहीं करेगा। राइट, इसीलिए हेजिंग आपने किया है रनिंग मार्केट में किया है तो आप स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। अगर 15 पे सेल किया है, आपका मैक्सिमम लॉस आपको 8000 ही देना है, तो उसका 850 का लॉट है, 25 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। राइट, So when do you prefer, I mean this was one of the questions which we have seen, when do you prefer naked and when do you prefer hedged position in options? देखो आज तक मैंने कभी भी हेज नहीं किया मेरी पोजीशन को। Okay. क्योंकि मैं जब भी पोजीशन लेता हूँ तो ब्रेकआउट आता है तभी लेता हूँ मैं, या ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट या नीचे की तरफ का ब्रेकआउट। कंसोलिडेशन पीरियड में मैं ना ही ट्रायंगल सेल करता हूँ ना स्ट्रेडल सेल करता हूँ। स्टॉक में मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता मोस्टली ऑप्शन सेल करना जब कंसोलिडेशन में रहता हो, क्योंकि कब ट्रेंडिंग मूव आ जाए और वो मुझे नहीं पता है उसमें। और जब भी आता है ना तो आपको सिर्फ उसमें लॉस ही बुक करना रहता है, क्योंकि ट्रेंडिंग मूव में स्टॉक मोर देन 10% मूव कर ही देता है, 5%, 7%, 10%। तो कंसोलिडेशन पीरियड में आप बना लोगे पैसा। कंसोलिडेशन में 2 महीने का कंसोलिडेशन रहता है, 1 महीने का, लेकिन जितना आप 10-10 पॉइंट बनाओगे 2 महीने में, 2 महीने का अगर 10-10 वाला स्ट्रैंगल बेचा आपने 20 पॉइंट बना लिया ऐसे, लेकिन एक मूव आ जाएगा तो वो सीधा आपका 20-30 पॉइंट तो लेके चला जाने वाला है, तो लास्ट में आपके पास कुछ नहीं आने वाला है। तो बेटर है कि ब्रेक होने तो एक बार रेंज तब जाके डिसाइड करो। अभी जिसने भी देखो टाटा स्टील कंटिन्यू सब ट्रेंड में चल रहा है, तो पुट बेचेगा, अगर कॉल बेचेगा, स्ट्रैंगल बेचेगा तो उसको कॉल में लॉस ही हो रहा है। वो कितना कैपिटल लगा के पुट सेव करेगा, फिर ऊपर का कॉल दूर करना चाहिए, तो बस कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन अगर डिसाइड हो गया रेंज तो पुट बेचते जाओ ना, वन साइड तो आपको मिल रहा है ना। पुट बेचते हो या कॉल में भी अगर बेचा है तो एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस देख के निकल जाना चाहिए। वो कौन निकल पाएगा? जिसको डायरेक्शन समझ में आता है ना, वो बंदा इमीडिएटली निकल जाएगा। जिसको डायरेक्शन समझ में नहीं आता ना, वो ऐसे ही खड़ा रहेगा कि चलो अभी नहीं नीचे गिर जाएगा तो मेरा रेट आ जाएगा। And it is a point to be noted. See, and more than 90% जो नए ट्रेडर्स हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है, they are not able to identify the direction. ये देखो, ये डायरेक्शन नए ट्रेडर्स है उनके लिए कोई, ये देखो एकदम इजी नहीं आइडेंटिफाई करना। इसलिए मैंने बोला जो ट्रेडर्स को सभी साइकिल देखने पड़ेंगे। एक बार उसने अप देख लिया, डाउन देख लिया, फिर कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन वाला देखा, फिर दूसरी बार जब वो एक्सपीरियंस करेगा ना, एक बार देखने के बाद डाउन मूव में वो फिर बाद में पैसा बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो अगर डाउन में वो बना सकता है तो तब उसको समझ में आया कि उसने डाउन साइड का डायरेक्शन कैच कर लिया। फिर जैसे अप साइड का आ गया तभी वो समझेगा कि चलो मैंने अप साइड का, तो फिर जब वो सेल करेगा उसको लगेगा ना कि अप साइड का डायरेक्शन चालू हो गया, तो वो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेगा, वो इमीडिएटली कॉल से एग्जिट हो जाएगा अगर सेल है उसका। अगर कॉल बाय है तो वो खड़ा रहेगा,
वो ऑप्शन बाय करके बैठा है तो वो उसका पूरा मुंह कैच करने के लिए। राइट। तो मैं अगर आपका बात समराइज करूं, so it is something like you prefer buying or you prefer trading on naked options without hedging because you trade on direction यस in stocks, and you recommend not to write stock options for initially, at least for beginners, हाँ, because you never know when स्टॉक they ऑप्शन में will get yes. स्टॉक ऑप्शन में इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि उसमें इंडेक्स से ज्यादा बड़ा मुंह आता है स्टॉक ऑप्शन में। So you are saying that in a way, for writing also, if someone wants to is very keen on writing, so maybe he can look at writing the index weekly options. यस, इंडेक्स वीकली और मंथली एनी ऑप्शन Any of the option, because उसमें उतना volatility नहीं आता है, हाँ। swings नहीं आता है, तो बच जाएगा, उतना नहीं जाएगा उसका. And he should learn how to डिजिट का सैलरी भी लेते थे, फिर भी आपने एक ट्रेडर बनने के लिए सोचा, आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, तो उसके लिए क्या टर्निंग पॉइंट था सर? कुछ रीजन था? आपने दूसरों क्यों कोई बिजनेस क्यों नहीं सोचा, लाइक अपने स्टार्टअप बनाता हूँ, ऐसा कुछ आपने सोचा था? देखो, मैं एब्रोड जॉब करता था, मेरे करियर में मैंने 4 साल एब्रोड में निकाले, तो मेरे सेविंग तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था 38 की एज तक। फिर बाद में जब एब्रोड से, मतलब ये सबके साथ होता है, जब भी कोई बंदा एब्रोड से इंडिया रिटर्न आता है ना, तो उसको जॉब नया मिलता है तो सैलरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को उनको पता रहता है कि इसकी गरज है जॉब लेने की, तो हम उसको कम सैलरी भी ऑफर करेंगे ना तो वो आ जाएगा। ये सबके साथ होता है। अभी मैं जब एब्रोड जॉब कर रहा था, मैं मंथली 3 लाख सैलरी ले रहा था वहां पे एब्रोड में। ओके। और जब इंडिया में रिटर्न आया तो मुझे सिर्फ 70,000 ऑफर किया गया, तो क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, तो जॉब नहीं, इमीडिएटली नया जॉब भी नहीं मिलता है आप, क्योंकि आप इंडिया में आते हो, तो मैंने वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया और 2 साल निकाले, तो मैं वहाँ पे 1 लाख तक पहुंचा फिर बाद में। लेकिन वो टाइम पे क्या आपको ऐसा कुछ होता है कि चलो ये इतने साल क्या निकाले, और आपको अभी मतलब अभी भी कम सैलरी में करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो या तो कुछ खुद का करना पड़ेगा या कुछ नया करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो सिर्फ 2 ऑप्शन थे कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ तो केमिकल इंडस्ट्री में स्टार्टअप का सोचूं, वो भी मैंने सोचा था, लेकिन एज मेरा हो गया था 38। अगर मैं स्टार्टअप करता हूँ तो एटलीस्ट मुझे 5 साल तो एस्टेब्लिश करने में लगेंगे, उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे लाने के लिए, स्टार्टअप करने के बाद भी। अगर उसमें भी वो 100% सक्सेस की भी कोई गारंटी नहीं है आज की कंपटीशन में। तो मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि मैं उसमें आगे बढ़ सकता हूँ, तो मेरे दिमाग में फिर वो ट्रेडिंग का भी आया था कि ये ट्रेडिंग में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मैंने चालू जॉब में मैं ट्रेडिंग करके देखा, ऑप्शन सेल करके, क्योंकि वही टाइम पे 2016 में अपने एनएससी ने वीकली ऑप्शन लॉन्च किया था। बराबर। हाँ, पहले क्या मंथली ऑप्शन था, मंथली ऑप्शन में इतना टाइम देखिए इतना जल्दी नहीं होता था, पैसे जल्दी आते नहीं थे अपने अकाउंट में। वीकली में क्या इमीडिएटली आपका 3 दिन में डिसीजन हो जाता है वीकली में, और अगर आप डायरेक्शन कैच कर सकते हो तो वीकली में जो भी आपको इजीली 1% बनाना तो वीकली में आप बना सकते हो। तो वो टाइम पे मैंने रनिंग जॉब में 3 महीना ट्रेडिंग करके देखा और उसमें मैं सक्सेस हुआ, तो मैंने इमीडिएटली डिसीजन ले लिया कि मैं इसमें करूंगा। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरा सैलरी भी कम था वो टाइम पे एज कम्पेयर टू माय कलीग्स, जो मतलब मेरे से बहुत आगे निकल